Hello everyone and a very good morning to all of you. Am I visible and audible to all? सभी को विजिबल हूँ ऑडिबल हूँ एक बार जल्दी से बता देंगे हाँ जी मैम विजिबल हो ऑडिबल हो. सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हम आज के सेशन में नाउन्स का पार्ट 2 करने वाले हैं. बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं. बेसिक लेवल पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पे. तो आज आपका नाउन्स का पार्ट 2 होगा और फिर नेक्स्ट सैटरडे जो भी हमने नाउन्स में ओवरऑल पढ़ा है उसके बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर के भी सारे क्वेश्चंस करेंगे नाउन्स टॉपिक के. सो एक्साइटेड सभी लोग? तो एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड. प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर. प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस. प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड. 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं. प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए स्टार्ट करें. लेट्स गेट स्टार्टेड. एक्साइटेड सभी लोग? तो आज सबसे पहले जो हम नाउन्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नाउन्स एंड यूनिट्स. ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, बहुत डिटेल में समझिएगा. कहीं भी कोई डाउट हो तो मेक श्योर कीजिए कि आप पूछते हुए चले. तो देखो, नाउन्स और यूनिट्स में बेसिकली ना हमारी 3 तरह की यूनिट्स होती है. एक होती है हमारी डेफिनेट यूनिट्स. इनफैक्ट 2 तरह की यूनिट्स होती हैं, और दूसरी होती है हमारी इनडेफिनेट. एक और होती है जिनको हम आर्बिट्ररी यूनिट्स मानते हैं. एग्जैक्टली ये यूनिट्स नहीं होती बट इनको मान लिया जाता है कि ये यूनिट्स हैं और उसको क्या बोलते हैं, उसको हम आर्बिट्ररी यूनिट्स बोलते हैं. चलो समझते हैं इन तीनों यूनिट्स में डिफरेंस क्या है. डेफिनेट यूनिट का मतलब होता है जिसका अमाउंट फिक्स्ड है. फिक्स्ड है मतलब क्या है, आपको पता है एग्जैक्ट कितना है. फॉर एग्जाम्पल 2000 है, 400 है, आपको पता है वो एग्जैक्ट कितना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेफिनेट. इनडेफिनेट आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता. आपको पता है लाखों है, आपको पता है हजारों है, लेकिन आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, तो वो क्या होता है, इनडेफिनेट. आर्बिट्ररी होता है कि ये कोई यूनिट नहीं है लेकिन लोगों ने इसको यूनिट बना दिया है. फॉर एग्जाम्पल मम्मी आज भी चाय बनाती हैं 1 चम्मच शक्कर से. 1 चम्मच शक्कर डालती हैं, आधा ग्लास दूध डालती हैं, आधा ग्लास पानी डालती हैं. तो अब आधा ग्लास एग्जैक्ट कितना है नहीं पता. आधा ग्लास कोई यूनिट भी नहीं है लेकिन लोगों ने अपने काम करने के लिए उसको यूनिट मान लिया कि भाई आधा ग्लास एक यूनिट है, या फिर चम्मच भर के एक यूनिट है, या फिर मुट्ठी भर के एक यूनिट है. तो जैसे कप फुल एक यूनिट है, स्पून फुल एक यूनिट बना दी, चम्मच भर के. हैंडफुल हाथ भर के एक यूनिट बना दी. तो इस तरह की यूनिट्स को क्या बोलते हैं, इस तरह की यूनिट्स को बोलते हैं आर्बिट्ररी. क्या तीनों यूनिट्स क्लियर है? अब तीनों यूनिट्स के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमें एक एक करके पढ़ने हैं. तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेट यूनिट के अंदर. एक एक करके पढ़ेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स. तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट किसका पढ़ने जा रहे हैं, डेफिनेट यूनिट का हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं. डेफिनेट यूनिट का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कहता है, बहुत ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कहता है कि जब भी आपको नंबर, यूनिट और इसके आगे नाउन दे रखा हो, या फिर जब भी आपको नंबर, यूनिट और इसके आगे एडजेक्टिव दे रखा हो, तो हमेशा और हमेशा याद रखना कि ये जो यूनिट होती है ये हमेशा कैसी आती है, ये जो यूनिट आती है ये हमेशा सिंगुलर आती है. ये यूनिट कभी भी प्लूरल नहीं होती है. तो बहुत सारे लोगों को देखा है बोलते हैं आई एम 25 ईयर्स ओल्ड. तो क्या ये सही होता है? अगर किसी ने आपको बोला आई एम 25
years old. Is it correct? No, it is not correct. 25 क्या है? एक नंबर है. Years क्या हो गई? यूनिट हो गई. ओल्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. तो जब भी नंबर यूनिट एडजेक्टिव होता है, यूनिट कैसी होती है? यूनिट सिंगुलर होती है. इसका मतलब यहाँ पे ईयर्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ईयर आएगा. मैंने एक और सेंटेंस दिया आपको, इट हैपेंड 5 years ago. बताओ ये सही है या गलत है? ये चीज 5 साल पहले हुई. बताइए, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं गलत है. नहीं, ये गलत नहीं है, ये सही है. क्यों? 5 नंबर है, ईयर्स यूनिट है, लेकिन अगो ना ही नाउन है ना ही एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है. तो एडवर्ब के लिए तो कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है. कॉन्सेप्ट तो आपका नाउन और एडजेक्टिव का होता है. अगर लिखा हुआ है 5 रुपी नोट, तो ये सही है. 5 क्या है? नंबर है. रुपी क्या है? यूनिट है. नोट क्या है? नाउन है. तो जब भी नंबर यूनिट नाउन हो या नंबर यूनिट एडजेक्टिव हो, हमेशा आप यूनिट कैसी लगाओगे? हमेशा आप यूनिट को सिंगुलर लगाओ. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर एवरीवन? इसी के अंदर एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट नंबर 2. वो क्या कहता है? वो कहता है कि आपको कोई नाउन या आपको कोई एडजेक्टिव आगे नहीं मिला, आपको कोई और पार्ट ऑफ स्पीच मिला, आपको सिर्फ क्या मिला? नंबर मिला और यूनिट मिला. इसके आगे ना ही आपको कोई नाउन मिला, इसके आगे ना ही आपको कोई एडजेक्टिव मिला, कोई और पार्ट ऑफ स्पीच था. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एडवर्ब था. तो ऐसे केस में क्या होता है, हम इस यूनिट को चेक करते हैं कि ये यूनिट कैसी है. कैसी है का मतलब क्या है? इस यूनिट को, सिर्फ इस यूनिट को देखना और किसी को नहीं देखना. क्या इस यूनिट को देख के समझ में आ रहा है कि ये यूनिट किस चीज की है? अगर यूनिट को देख के समझ में आ रहा होता है कि ये यूनिट इस चीज की है, तो ये यूनिट कैसी आती है? प्लूरल आती है. अगर इस यूनिट को देख के नहीं समझ में आ रहा होता है कि ये यूनिट किस चीज की है, तो या किस टॉपिक को बता रही है, तो इस यूनिट को कैसे लगाते हैं? सिंगुलर. एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स, तब जाके समझ में आएगा. मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 2 million. बताओ 2 क्या हो गया? नंबर हो गया. मिलियन क्या हो गया? यूनिट हो गई. चलो, अब क्या इस यूनिट को देख के, मिलियन को देख के समझ में आ रहा है कि बात किसकी हो रही है? क्या मिलियन को देख के समझ में आ रहा है किसकी बात हो रही है? बुक्स की बात हो रही है, या पैसे की बात हो रही है, या कीटाणुओं की बात हो रही है, या वायरस की बात हो रही है? नहीं समझ में आ रहा. इसका मतलब ये यूनिट अपना मीनिंग नहीं बता. तो ये यूनिट कैसी लगाई मैंने? तो ये यूनिट को मैंने सिंगुलर लगाया. कोई परेशानी किसी को? अब अगर मैं इस यूनिट को मिलियन की जगह ईयर लिख देती, तो बताओ मुझे, क्या ईयर को देख के समझ में आ रहा है किसकी बात हो रही है? बिल्कुल समझ में आ रहा है. ईयर को देख के समझ में आ रहा है कि बात किसकी हो रही है? समय की हो रही है. समय की हो रही है, तो इसका मतलब यूनिट क्या है? अपना मीनिंग बता पा रही है. तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 ईयर नहीं, क्या आएगा? व्हाट विल कम? 2 ईयर्स विल कम. इसीलिए मैंने यहाँ पे ईयर्स लिखा था. क्या समझ में आ गया था? नंबर, यूनिट, आगे नाउन एडजेक्टिव नहीं था, तो इस वाले कॉन्सेप्ट पे आ गए. ईयर को देख के समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है किस बारे में बात हो रही है. तो हमने ईयर की जगह क्या लिखा? हमने ईयर की जगह ईयर्स लिखा. क्या डेफिनेट यूनिट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है अच्छे से सभी को? एवरीवन? तो ये थे डेफिनेट यूनिट के कॉन्सेप्ट. उसके अंदर 2 ही कॉन्सेप्ट थे बस. पहला कॉन्सेप्ट था ये और दूसरा कॉन्सेप्ट था. अब आ जाते हैं हम इनडेफिनेट यूनिट के कॉन्सेप्ट. इनडेफिनेट यूनिट के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं आपके? नोट डाउन करने को परेशान मत करो, नोट डाउन करने की परेशानी मत लो. आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से आप नोट डाउन कर लेना. अभी पूरा का पूरा फोकस किस पे करो? अभी पूरा का पूरा फोकस
अंडरस्टैंडिंग पे। यस, जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझ में नहीं आया वो कुछ और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। चलो, ही हैड 5 dozen. He had 5 year. He had 5 rupee. He had 5 million. He had, या he ran 5 kilometer. बताओ, कहाँ कहाँ प्लूरल करूँ, कहाँ कहाँ सिंगुलर रहने दूँ? सभी लोग मुझे बताएंगे कहाँ कहाँ प्लूरल करूँ और कहाँ कहाँ सिंगुलर रहने दूँ। डजन, डजन मीन्स दर्जन, मीन्स 12। 12 चीजों को क्या बोलते हैं? डजन। 5 डजन है मतलब 5 × 12 60 है, लेकिन क्या है डजन? नहीं समझ में आ रहा मीनिंग, किस बारे में बात हो रही है। तो यूनिट कैसी है? सिंगुलर है। ईयर, समय समझ में आ रहा है, समय की बात हो रही है, उसके पास 5 साल का समय है, समय समझ में आ रहा है, मतलब यूनिट कैसी है? सफिशिएंट है, समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे? ईयर्स। 5 रुपीज, 5 रुपए हैं, समझ में आ रहा है, पैसे की बात हो रही है, 5 रुपए हैं, तो क्या आ गया? रुपीज। 5 मिलियन, मिलियन क्या है? नहीं समझ में आ रहा मिलियन किस चीज के लिए यूज हुआ है, तो मिलियन ही रहा। किलोमीटर, समझ में आ रहा है, डिस्टेंस की बात हो रही है, तो क्या हो गया? किलोमीटर्स। ही रैन 5 किलोमीटर्स। नाउ इज द कॉन्सेप्ट क्लियर एवरीवन? जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 था पिछले वाले का। यस, चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे। एंड नेक्स्ट इज व्हाट? इनडेफिनेट यूनिट्स। इनडेफिनेट यूनिट्स का मतलब क्या होता है? हमें क्लैरिटी नहीं है कि कितने की बात हो रही है। तो इनडेफिनेट यूनिट्स के अंदर आपके दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी हम इनडेफिनेट यूनिट्स को यूज करते हैं, हम हमेशा, अगर वो एक से ज्यादा होती हैं, तो उनको प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, और उनके आगे जो वर्ब आती है वो भी कैसी आती है? उनके आगे जो वर्ब आती है वो भी हमेशा और हमेशा प्लूरल। एक बच्चा डाउट में 5 रुपीज इनसफिशियंट है, क्यों बेटा? रुपीज पैसे की बात हो रही है, 5 रुपए है, 5 क्या है? ऐसा थोड़ी ना हो रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन हो कि 5 क्या है, तब वो इनसफिशियंट होता है। पता है 5 रुपए है, सफिशियंट है। तो जब भी पता चले कि किस बारे में बात हो रही है, क्या चीज की बात हो रही है, तो सफिशियंट है। नहीं पता चल रहा क्या चीज की बात हो रही है, तो इनसफिशियंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, मुझे इसमें गलती बताना। मैंने लिखा 100,000 of people are waiting outside. बताओ क्या घोटाला इस क्वेश्चन में? अभी हमने पढ़ा, जब भी हम इंडेफिनेट यूनिट को यूज करते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं, कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 100,000 of people are waiting outside। कभी भी इनको आप सिंगुलर फॉर्म में नहीं लगा सकते, और ना ही यहाँ पे कभी भी सिंगुलर वर्ब को लिख सकते हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म आएगी सबकी। क्लियर? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इंडेफिनिट यूनिट्स में? वो ये कहता है कि जब भी ये यूनिट्स को हम अरेंज करते हैं, हम इनको हमेशा और हमेशा इनके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर से क्या मतलब है मैम आपका? असेंडिंग ऑर्डर से मतलब है कि हमेशा सबसे छोटी यूनिट पहले आएगी, टेंस। टेंस के बाद कौन सी यूनिट आएगी? हंड्रेड्स। हंड्रेड्स के बाद क्या आएगा? थाउजेंड्स। थाउजेंड्स के बाद क्या आएगा? लैक्स। लैक्स के बाद क्या आएगा? क्रोर्स। तो हमेशा हम छोटे से आगे चलेंगे और बड़े की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम पहले बड़ा नहीं लिख सकते और उसके बाद में छोटा नहीं लिख सकते। तो इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने हंड्रेड्स पहले लिखा, थाउजेंड्स बाद में लिखा। क्यों? क्योंकि इनडेफिनेट यूनिट हमेशा और हमेशा किस ऑर्डर को फॉलो करती हैं? ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करती है। सेंटेंस क्या बना? टेंस ऑफ
lakhs of, crores of people। आप कभी भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट से पहले नहीं लिख सकते। क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं इंडेफिनिट यूनिट्स के? बेटा ये ग्रामर ग्रंथ बैच में आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत डिटेल से पढ़ा रही हूँ। अगर आपने ग्रामर ग्रंथ बैच कंप्लीट कर लिया तो ग्रामर पे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाएगा। तो इसीलिए मेक श्योर करो जब जब आपको टाइम मिले ग्रामर ग्रंथ बैच को देखना स्टार्ट करो, है ना। इसको आप मिस मत करो कोई भी चैप्टर। कितने लोग बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 से यहाँ तक आ चुके हैं ग्रामर ग्रंथ के बैच पे? टेंसेस देख लिया, फिर वॉइस देख लिया, फिर नरेशन देख लिया, फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देख लिया, आप नाउन्स पे आ चुके हैं। जिन लोगों के मिस हुए हैं चैप्टर्स, एक बार जब जब आपको टाइम मिले रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना स्टार्ट करो। चलो वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे चल रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, जिनके आज फर्स्ट क्लास है, टाइम मिले सबसे पहले टेंसेस को देखना। क्लियर? डेफिनेट नहीं है, पता नहीं कितने लोग हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, तो ये सारी इनडेफिनेट यूनिट्स है। चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यूनिट्स कौन सी थी हमारी? अगली यूनिट थी हमारी आर्बिट्ररी यूनिट्स। आर्बिट्ररी यूनिट्स क्या होती है? आर्बिट्ररी यूनिट्स होती है मनमानी यूनिट्स। या 2 चम्मच शहद डाल दो, 2 चम्मच भर के शहद डाल दो तो स्पून फुल, 2 गिलास पानी दे दो कप फुल, 2 मुट्ठी भर के दाल चढ़ा दो हैंड फुल, मुट्ठी भर के, अच्छा हाथ भर के होता है हैंडफुल, मुट्ठी भर के होता है फिस्ट फुल, माउथ फुल, ग्लास को भर रहे हो तो ग्लास फुल, कोई भी यूनिट आप बना सकते हो अपनी मर्जी से। बोल को भर रहे हो, कटोरी को भर रहे हो तो बोल फुल। तो कोई भी चीज भर रहे हो तो ऐसी अपनी मनमानी यूनिट बना दी, स्पून फुल, कप फुल, हैंड फुल, फिस्ट फुल, माउथ फुल। अब एक सवाल तो ये एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का, इनका प्लूरल क्या होगा? तो हमेशा याद रखना कि ये जो वर्ड्स हैं ये अपने आप में पूरे पूरे शब्द हैं, ये अपने आप में पूरा शब्द है, ये अपने आप में पूरा शब्द है। जब भी कोई पूरा शब्द होता है तो उसका जो एस होता है वो लास्ट में आता है। बुक का प्लूरल बुक्स होता है, तो स्पूनफुल का प्लूरल क्या होगा? स्पूनफुल्स। हमेशा हम एस को कहाँ लगाएंगे? हमेशा हम एस को लास्ट में लगाएंगे। कपफुल का प्लूरल क्या हो जाएगा? कपफुल्स। हैंडफुल का प्लूरल क्या हो जाएगा? हैंडफुल्स। तो हमेशा याद रखो एस को हमेशा लास्ट में लगाना। बहुत बार एग्जाम में एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है जहाँ पे हैंड्स फुल लिखा होता है, स्पून्स फुल लिखा होता है, तो वो सब क्या होते हैं? वो सब आपके गलत होते हैं। तो वहां पे आप एरर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोई परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की? तो ये क्या हो गया? माउथ फुल्स। ग्लासेस फुल नहीं होगा, ग्लास फुल्स। बोल्स फुल नहीं होगा, बोल फुल्स। तो हमेशा एस को लास्ट में ही लगाओगे इन देयर प्लूरल। कोई परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की? तो यही यूनिट कॉन्सेप्ट था आर्बिट्ररी यूनिट्स का, कि आर्बिट्ररी यूनिट्स के केस में हमेशा एस को हम लास्ट में लगाते। तो दिस वॉज ऑल अबाउट नाउन एंड यूनिट्स। अभी मैं आपको इस क्लास में सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को मिक्स्ड क्वेश्चंस कराने हैं अगली क्लास में, बहुत सारे जो आपके एग्जाम्स में पहले आए हुए हैं। तो एसएससी के एग्जाम्स में जो आए हुए हैं, बैंक के एग्जाम्स में जो आए हुए हैं, हमने एक पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन का सेट बनाया है। मुझे वो आपको सारे क्वेश्चन आपके टिप्स पे चाहिए, तो इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ो। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन में यूज होंगे बार बार। इसके बाद आते हैं नाउन्स एंड नंबर पे। ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर का फेवरेट कॉन्सेप्ट भी है। और कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है नाउन्स एंड नंबर। नंबर का मीनिंग क्या होता है? नंबर का मीनिंग होता है कि नाउन वो सिंगुलर है या वो नाउन प्लूरल है। तो वैसे तो इजीली समझ में आ जाता है कि नाउन सिंगुलर है या नाउन प्लूरल है। कैसे समझ में आता है नाउन सिंगुलर है नाउन प्लूरल है? बुक सिंगुलर होता है मैम, और जो बुक्स होता है वो प्लूरल होता है। ये चीज तो क्लियरली समझ में आती है। लेकिन
प्रॉब्लम कहाँ होती है, कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक वर्ड लिखा सिस्टर इन लॉ, इसका प्लूरल क्या होगा? तो जब भी इस तरह के वर्ड्स आते हैं जिनका हमें प्लूरल बनाना होता है, तो हमेशा जो मेन वर्ड है उसका प्लूरल बनाओ। तो सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? सिस्टर्स इन लॉ। वॉशरमैन का प्लूरल क्या होगा? वॉशरमैन। कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होगा? जो वर्ड मेन है उसका प्लूरल बनाओ। कमांडर्स इन चीफ। तो हमेशा प्लूरल किसका बनाओगे? हमेशा प्लूरल बनाओगे जो शब्द मेन है उसका। ये वाले, इस शब्द, इस शब्द। अब लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं? स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ होते हैं? स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं जब इन वर्ड्स के पोजेशन की बात आती है। किस चीज की बात आती है? पोजेशन की बात आती है। ये जो एस था ये नंबर का एस था, मतलब ये सिंगुलर प्लूरल बता रहा था। पोजेशन क्या बताता है? हक बताता है, मेरा हक है। और पोजेशन के केस में क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो अपोस्ट्रोफी एस हमेशा लास्ट में लगता है। इसमें ये नहीं होता कि मेन है जिसका हक है उसके आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, नहीं। तो जब भी हक की बात होती है वो हमेशा अपोस्ट्रोफी एस लास्ट में लगता है। तो यहाँ पे सिस्टर्स इन लॉ था, लेकिन जब हक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिस्टर इन लॉस। ये वॉशरमैन था, तो जब हक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉशरमैन्स। तो हमेशा क्या करोगे? हमेशा लास्ट में लगाओगे अपोस्ट्रोफी एस को। अपोस्ट्रोफी एस को कभी भी बीच में लगाओ। ऑथर वो एग्जामिनर के नहीं फेवरेट क्वेश्चंस है, इतनी इतनी बार यही इन्हीं क्वेश्चंस पे एरर आता रहता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कमांडर इन चीफ का हक दिखाओगे तो कैसे होगा? कमांडर इन चीफ। तो अपोस्ट्रोफी एस को हम हमेशा लास्ट में लगाते। कोई परेशानी इस चीज में किसी को, किसी भी प्रकार की? एनीवन, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? अब नाउन एंड नंबर कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ इसके और क्वेश्चंस आते हैं? तो ये नाउन एंड नंबर के क्वेश्चंस आते हैं बेटा जब हम उन नाउन्स की बात करते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नाउन्स कैसे होते हैं? एक्चुअल में वो नाउन्स सिंगुलर होते हैं। वो नाउन्स जो आपको दिखने में प्लूरल लग रहे हैं बट एक्चुअल में वो क्या है? एक्चुअल में वो सिंगुलर है। तो कौन कौन से वो नाउन्स हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं बट वो एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं? चलो एक बार देखते हैं उन नाउन्स को। लेट्स लुक एट दोज नाउन्स। बीमारियों के नाम, कौन कौन सी बीमारियों के नाम दिखने में प्लूरल लगते हैं? फॉर एग्जाम्पल मम्प्स एक बीमारी है। फॉर एग्जाम्पल रिकेट्स एक बीमारी है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज एक बीमारी है। तो ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी बीमारियों के नाम है, लेकिन हमें ये क्या लग रहे हैं? इनके लास्ट में एस लग रहा है, तो हमें ऐसा फीलिंग आ रही है कि ये प्लूरल है। और एग्जामिनर क्या करते हैं? एग्जामिनर इसी चीज का फायदा उठाते हैं। और वो क्या करते हैं? वो हमें इस चीज का फायदा उठाते हुए इनके साथ प्लूरल वर्ब को लगा के दे देते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं? ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। और भी कुछ बीमारियां जैसे रेबीज, जैसे शिंगल्स, जैसे मीजल्स, ऑल ऑफ देम आर व्हाट? ऑल ऑफ देम आर सिंगुलर। कोई परेशानी किसी को? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? हाँ, ट्यूबरक्लोसिस, तो इनके आगे क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो मीजल्स इज नहीं आएगा, मीजल्स सॉरी आर नहीं आएगा, इज आएगा। मीजल्स इज अ डेंजरस डिसीज। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के नाम जो फिर से हमें क्या लगता है? देखने में क्या लगते हैं? प्लूरल लगते हैं बट एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स,
वैसे पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट पॉलिटी होता है, बट पॉलिटिक्स वर्ड जो है क्या होता है, सिंगुलर होता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो भी मैं बताऊंगी आपको। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिर कुछ नाम जैसे कि जिम्नास्टिक्स, एरोबिक्स, स्टैटिस्टिक्स। तो ये सारे वर्ड्स भी क्या होते हैं, ये सारे वर्ड्स भी सिंगुलर ही होते हैं। ये अभी मैं किसकी लिस्ट बनवा रही हूँ आपको, अभी मैं लिस्ट बनवा रही हूँ उन सारे शब्दों की जो सिंगुलर। ऐसे और भी सब्जेक्ट, सिविक्स, राइट। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, एस्ट्रोफिजिक्स, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो गए। लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन होता है। इनमें एक्सेप्शन क्या होता है, इनमें एक एक्सेप्शन ये होता है कि अगर ये वर्ड्स सब्जेक्ट की तरह यूज हो रखे हैं, ये किसकी तरह यूज हो रखे हैं, सब्जेक्ट की तरह, तो ये कैसे हैं, तो ये सिंगुलर है। लेकिन लेकिन अगर हमने इनका मीनिंग ही चेंज कर दिया तो ये वर्ड्स प्लूरल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है, अगर पॉलिटिक्स का मीनिंग किसी के पॉलिटिकल विश्वास है, पॉलिटिकल बिलीव्स हैं। अगर मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या है, कैलकुलेशंस है। अगर स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग डेटा है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स उस केस में प्लूरल हो जाते हैं। अदरवाइज क्या रहते हैं, अदरवाइज ये सारे के सारे वर्ड्स सिंगुलर रहते हैं। तो शॉर्ट में अगर बोलें तो क्या बोल सकते हैं कि अगर ये वर्ड्स सब्जेक्ट का नाम है तो ये सिंगुलर है, अगर ये सब्जेक्ट का नाम नहीं है, इनका कोई और मीनिंग है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके प्लूरल हैं। कोई परेशानी किसी को? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हिज पॉलिटिक्स, मुझे बताना इज आएगा, आर आएगा, डैश डिफरेंट फ्रॉम माइन। स्टैटिस्टिक्स, डैश टेलिंग दैट it will rain today. Mathematics, dash supporting the fact that he has made a lot of money. तो इन सब में क्या आएगा बेटा, इन सब में प्लूरल वर्ब ही आएगी। तो उसकी पॉलिटिक्स मुझसे अलग है, मतलब उसके जो विचारधाराएं हैं, उसके जो विचार हैं वो मुझसे अलग है। स्टैटिस्टिक्स बता रहा है, मतलब डेटा बता रहा है कि आज बारिश होगी। मैथमेटिक्स सपोर्ट कर रही है, मतलब कैलकुलेशन इस बात को सपोर्ट कर रही हैं कि उसने बहुत पैसा बनाया है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब प्लूरल हो गए। अगर सब्जेक्ट की बात कर रहे होते, ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ये डिफिकल्ट है, ये हमारे सिलेबस का सब्जेक्ट है, तो इन सब के आगे क्या लग जाता, इन सब के आगे इज लग जाता। अगर ये क्या होते, अगर ये सब्जेक्ट का नाम होते तो। एक्सेप्शन क्लियर है सभी को, एवरीवन? अगले पर आते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, अगला है कुछ स्पोर्ट्स के नाम ऐसे होते हैं जो देखने में लगते हैं प्लूरल होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिलियर्ड्स। एक गेम का नाम होता है डोमिनोज, चेस, एथलेटिक्स कह सकते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे वर्ड भी क्या होते हैं, ये सब भी सिंगुलर ही होते हैं। टेनिस कह सकते हैं, राइट। देखने में लग रहा है प्लूरल है, लास्ट में एस लगा हुआ है, बट एक्चुअल में ये प्लूरल नहीं।
क्लियर सभी को ये सारे वर्ड्स कि कौन कौन से नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं, एक्चुअल में वो प्लूरल होते हैं। अच्छा, एक और वर्ड, एक इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके लिखना, ये बहुत बार एग्जाम्स में आया है। एक वर्ड होता है समन्स। कौन सा वर्ड होता है? समन्स। समन्स क्या होता है? समन्स सिंगुलर होता है, इसको स्टार मार्क करके लिखना, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है। समन्स का मीनिंग क्या होता है? बुलावा। एक और इसका जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? इसका प्लूरल होता है समन्सिस, बुलावे। ये इसका प्लूरल फॉर्म होता है। तो बहुत बार समन्स लिखा होता है, उसके आगे हैव लगा होता है या आर लगा होता है, तो वो क्या होता है? वो गलत होता है। तो अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं, अ समन्स हैज बीन इशूड बाय द कोर्ट। कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने एक समन्स जो है इशू किया। क्या ये गलत है? देखने में आपको गलत लग रहा होगा बट ये सही है। क्यों? क्योंकि समन्स जो होता है वो सिंगुलर होता। प्लूरल सेंटेंस क्या बन जाएगा इसका? प्लूरल विल बी समन्सेस हैव बीन issued by the court। कोई परेशानी? जो बच्चे कह रहे हैं मैम एनालिसिस सिंगुलर है प्लूरल है, बेटा एनालिसिस क्या है? सिंगुलर है। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? इसका प्लूरल फॉर्म होता है एनालिसिस, जिसमें SES हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ये प्लूरल फॉर्म हो जाता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट सभी को? एवरीवन? कोई डाउट किसी को? चलो, अब हमने क्या देखा? वो नाउन्स जो देखने में प्लूरल लग रहे थे बट एक्चुअल में वो क्या थे? सिंगुलर थे। तो अब अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा वो नाउन्स जो देखने में सिंगुलर लगते हैं बट एक्चुअल में वो क्या होते हैं? बट एक्चुअल में वो प्लूरल होते हैं। तो अब हम उन नाउन्स की बात करते हैं जो देखने में हमको सिंगुलर लग रहे हैं बट वो प्लूरल है। इसमें कौन कौन से नाउन्स आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट नाउन पुलिस। बहुत जगह बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पुलिस के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर देते हैं, जबकि पुलिस क्या होता है? प्लूरल होता है। कैटल, जो मिल्क गिविंग एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कैटल। क्या है? प्लूरल है। पीपल क्या है? प्लूरल है। जेंट्री, जेंट्री मीन्स वहां के जो लोग हैं, क्या है? प्लूरल है। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री कौन होते हैं? जो सोल्जर्स पैदल चल रहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इन्फेंट्री। क्या है? प्लूरल है। पोल्ट्री, पोल्ट्री होते हैं वो एनिमल्स जिनको खाने के लिए यूज किया जाता है। पोल्ट्री क्या है? प्लूरल है। देखने में सिंगुलर लग रहे हैं ये सारे के सारे, लेकिन ये वर्ड्स क्या है? प्लूरल है। पीजेंट्री, फार्मर्स को क्या बोलते हैं? पीजेंट्री। क्या है? प्लूरल है। फोक, फोक मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल। क्या है? प्लूरल है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल होते हैं। कैवलरी, कैवलरी कौन होते हैं? जो सोल्जर्स घोड़े पर होते हैं उनको बोलते हैं कैवलरी। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर प्लूरल इन नेचर। दिखने में ये कितने भी आपको सिंगुलर लगे बट ये सारे के सारे वर्ड्स आपके प्लूरल होते हैं। कोई परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की? ऑल दीज वर्ड्स आर व्हाट? प्लूरल। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछते हुए चलना। हाँ, वर्मिन, वर्मिन क्या होता है? वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वर्मिन भी क्या होता है? प्लूरल होता है। कोई परेशानी किसी को? स्टाफ, स्टाफ में सारे के सारे लोग, क्या होता है? प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? पीपल का। एक शब्द होता है पीपल्स। पीपल्स का मतलब क्या होता है? पीपल्स का मतलब होता है पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज या पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनलिटी। बेटा जो आप कह रहे हो ना, आर्मी, टीम, ये सारे के सारे वर्ड्स कलेक्टिव नाउन्स है, ये इस कैटेगरी में नहीं आते। पीपल्स क्या होता है? पीपल्स, पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज बोल सकते हैं या कंट्रीज बोल सकते हैं। तो पीपल्स को अलग अलग नेशनैलिटीज के लोगों के लिए यूज किया जाता है या फिर कंट्रीज के लिए यूज किया जाता। क्लियर सभी को? तो अभी हमने कौन से नाउन्स पढ़े? हमने वो नाउन्स पढ़े जो सिंगुलर हैं, फिर हमने वो नाउन्स पढ़े जो प्लूरल हैं।
अब अगले हम कौन से नाउन्स पढ़ने वाले हैं? अगले हम वो नाउन्स पढ़ने वाले हैं जो क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मतलब क्या है, ना ही सिंगुलर है ना ही प्लूरल है। इसका मतलब क्या है, उनको हम गिन नहीं सकते। तो नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ दोज नाउन्स विच आर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मीन्स सिंगुलर भी नहीं है और प्लूरल भी नहीं है। गिन ही नहीं सकते तो सिंगुलर प्लूरल कैसे होंगे? इसमें कौन कौन से आते हैं भाई? इसमें आते हैं आपके सबसे पहले तो ये वाले वर्ड्स, लगेज, बैगेज, उसके बाद पोएट्री, ज्वेलरी, सीनरी, और लास्ट में ईयर वाला एक वर्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजरी, राइट। ये मीनिंग्स बताऊंगी, डोंट वरी। फिर आती है हमारी इंफॉर्मेशन, न्यूज, एडवाइस, फिर फ्रूट, फूड, ब्रिक, फर्नीचर, हाँ इसमें एक वर्ड मशीनरी, इक्विपमेंट, हेयर, ब्रेड। तो ये सारे के सारे शब्द आपके क्या होते हैं, ये सारे के सारे शब्दों को आप गिन नहीं सकते। इसका मतलब ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके अनकाउंटेबल है। आप इनमें से कोई भी वर्ड नहीं गिन सकते। बटर भी आ जाता है वैसे तो। ऑल दीज वर्ड्स आर व्हाट, ऑल दीज वर्ड्स आर अनकाउंटेबल इन नेचर। अब कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस नहीं है, मतलब कुछ कुछ चीजें हैं जिन पे हमें थोड़ा सा इलेबोरेट करने की जरूरत है। तो पहले एक बार उन चीजों को देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही हैज 4 हेयर्स, उसके 4 बाल हैं। बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये जो सेंटेंस है ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि हेयर को गिन नहीं सकते। हेयर का मतलब ये स्ट्रैंड नहीं, ये जो आप गिनते हो ना वो हेयर नहीं होता। जिसको आप गिनते हो वो स्ट्रैंड होता है हेयर का। हेयर का तो मतलब होता है पूरे के पूरे बाल। आप हेयर कट कराने जाते हो, आप 20 बाल कटवाने नहीं जाते। किसी के बाल लंबे होते हैं, किसी के बाल छोटे होते हैं, किसी के 350 बाल लंबे और 400 बाल छोटे नहीं होते हैं। इसका मतलब हेयर को कभी नहीं गिनते। जिसको हम गिनते हैं वो क्या होता है, स्ट्रैंड होता है। या फिर एक और वर्ड यूज करते हैं, स्ट्रीक। तो जिसको आप गिनने की कोशिश करते हो सर पे, ये दिस इज स्ट्रैंड ऑफ हेयर, दिस इज स्ट्रीक ऑफ हेयर, दिस इज नॉट हेयर। ये हेयर नहीं है। तो वोकैबुलरी में गड़बड़ है अगर आप इसको हेयर बोलते हो। तो आप बोलते हो कि एक बाल पड़ा हुआ है, गलत है। एक स्ट्रैंड पड़ा हुआ है बाल। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा इसको, ही हैज 4 स्ट्रैंड्स ऑफ, उसके 4 बाल के स्ट्रैंड्स हैं। अगर किसी ने सेंटेंस लिखा, एग्जामिनर में बहुत बार ये आता है, एग्जामिनर बहुत बार ये देते हैं, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे क्या दिया, एडवाइस का एक पीस दिया। दिस इज करेक्ट। अगर ऐसे लिखा हुआ होता ही गेव मी अ एडवाइस या ही गेव मी एन एडवाइस, गलत होता। कोई एडवाइस नहीं दे सकता, एडवाइस का एक पीस देता है। पीस का मतलब क्या है, एक सलाह देता है, सुझाव देता है। ही गेव मी अ न्यूज लिखा होता तो गलत होता है, ही गेव मी अ पीस ऑफ न्यूज। न्यूज भी कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो न्यूज के आगे भी कोई नंबर नहीं लिख सकते, न्यूज के आगे आर नहीं लगा सकते, एडवाइस के आगे आर नहीं लगा सकते। ये सारे के सारे क्या है, अनकाउंटेबल है। ब्रिक, ब्रिक के लिए क्या लगाते हैं, स्लैब ऑफ ब्रिक। ब्रिक नहीं होती वो, ईंट नहीं होती, स्लैब होती है, स्लैब्स ऑफ ब्रिक होते हैं। फर्नीचर नहीं होता, आइटम्स ऑफ फर्नीचर होता है। सम तो लग सकता है, सम दोनों के साथ लग जाता है, सम काउंटेबल के साथ भी लगता है, अनकाउंटेबल। आइटम्स ऑफ फर्नीचर होते हैं।
ब्रेड नहीं होती, स्लाइस ऑफ ब्रेड होती है, या स्लाइसेस ऑफ ब्रेड होती है। अच्छा, फ्रूट के ऊपर डबल स्टार मार्क कर लेना, फ्रूट को कभी कभी यूज कर लेते हैं काउंटेबल चीज में। जब आप एक पर्टिकुलर फ्रूट की बात कर रहे हो तो ही गेव मी एन एप्पल, जब फ्रूट का नाम बता रहे होते हो तो आप सिंगुलर प्लूरल कर लेते हो, अदरवाइज फ्रूट क्या होता है, फ्रूट जो है अनकाउंटेबल है। तो ब्रेड को नहीं गिनते, ब्रेड की स्लाइसेस को गिनते हैं, फर्नीचर को नहीं गिनते, आइटम्स को गिनते हैं, ब्रिक को नहीं गिनते, स्लैब्स को गिनते हैं, न्यूज एडवाइस को नहीं गिनते, हेयर को नहीं गिनते। या लोफ भी कह सकते हो, राइट, लोफ ऑफ ब्रेड इज ऑल्सो करेक्ट, लोव्स ऑफ ब्रेड। कोई परेशानी किसी को इस वाले कॉन्सेप्ट में? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, कुछ लोगों ने ना ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाया और मुझे नहीं पता ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। ये ना मैं अपनी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की ना वीडियो के कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी। तो जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियोस में कमेंट में बच्चे कह रहे थे, मैम स्टार भी तो अनकाउंटेबल हुआ, स्टार को थोड़ी ना गिन सकते हैं, कितने स्टार्स हैं, आप बता दो काउंटिंग करके कितने स्टार्स हैं। तो उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट बनाया, उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया कि स्टार्स को गिन नहीं सकते, कितने सारे होते हैं, इसीलिए स्टार अनकाउंटेबल है। बेटा स्टार्स अगर बहुत सारे हैं तो वो इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल नहीं है। गिन सकते हो, अगर आपके ऊपर 4 स्टार्स रखे हुए हैं तो आप 4 स्टार गिन लोगे। अगर आपके आपके सर के ऊपर आपको 1 स्टार दिख रहा है तो आप 1 स्टार गिन लोगे। तो स्टार इनफाइनाइट है बट इट इज काउंटेबल। ऐसे तो आप ये भी नहीं गिन सकते इस दुनिया में कितनी टेबल है, इस दुनिया में कितनी चेयर है, वो भी नहीं गिन सकते पूरी दुनिया में, तो क्या वो भी अनकाउंटेबल हो गई? नहीं। इस बात को समझो कि अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट में डिफरेंस होता है। इनफाइनाइट मीन्स बहुत सारी है इसलिए नहीं गिन सकते, जबकि अनकाउंटेबल का मतलब होता है कि गिनने लायक ही नहीं है। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट में सभी को? तो स्टार इज काउंटेबल, स्टार काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने बचपन में गलत पढ़ा होता है कि स्टार अनकाउंटेबल है। क्लियर सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा यहां तक हो तो पूछते हुए चलना। चलो, अब हम कुछ ऐसे नाउन्स की बात करेंगे। तभी मैंने आपको बोला नाउन्स एंड नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में यही टॉपिक आता है। अब हम कुछ ऐसे नाउन्स की बात करेंगे जो हमेशा ही प्लूरल होते हैं, ये कभी सिंगुलर नहीं हो सकते, कांट बी सिंगुलर। तो ऐसे कौन से नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, कभी सिंगुलर नहीं हो सकते? एक तो वो नाउन्स जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल पैंट्स, पजामाज जिनको हम वेयर करते हैं, या जो 2 होते हैं स्लीपर्स, और क्या होता है प्लाजोस, शूज, सॉक्स, ग्लाइडर्स, स्नीकर्स, जीन्स, और क्या पहनते हैं भाई जिनमें 2 पार्ट्स होते हैं, बेसिकली 2 लेग्स के लिए हैं। हाँ, फिर आपके स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मे, स्पेक्टिकल्स, लेंस, लेंसेस तो हो जाता है। और आपका क्या हो गया स्पेक्टिकल्स, बाइनोक्यूलर्स जो आपकी दूरबीन होती है, सनग्लासेस, ग्लव्स। फिर कुछ कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं, कुछ कुछ औजार ऐसे होते हैं, सिजर्स, क्लिपर्स, टोंग्स, टोंग्स क्या होते हैं चिमटा। और क्या होता है? तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके वो नाउन्स हैं जो प्लूरल ही हैं, कभी भी आप इनको सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। फिर और भी कुछ शब्द होते हैं जैसे थोड़े से डिफरेंट है, जैसे मिठाई, मिठाई को स्वीट्स ही बोलते हैं, मिठाई को स्वीट नहीं बोल सकते, स्वीट एक एडजेक्टिव हो गया। फिर थैंक्स, थैंक्स नाउन है, थैंक नहीं बोल सकते, थैंक को नाउन की तरह नहीं यूज कर सकते, थैंक फिर एक वर्ब हो जाता है, वो डिफरेंट हो जाता है। वेजेस, सराउंडिंग्स, बिलोंगिंग्स,
बिलोंगिंग्स मीन्स जो आपका सामान है, सराउंडिंग्स मीन्स जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, अर्निंग्स मीन्स जो आप पैसा कमाते हो, प्रोसीडिंग्स जो आपको कमाई आपकी होती है, जिससे ओवरऑल पैसा आया उससे, वो क्या हो गई, प्रोसीडिंग्स हो गई। फिर आर्म्स क्या हो गया, चंदा, जो पैसा इकट्ठा हुआ चैरिटी के अमाउंट से। रिचेस, अमीर। ये वर्ड्स मैं आपको क्यों लिखवा रही हूँ, ये वर्ड्स इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस में मिलेंगे ये वर्ड्स। ट्राउजर्स, शॉर्ट्स। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके कैसे रहते हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके हमेशा और हमेशा प्लूरल रहते हैं। इनमें ना दिमाग भी नहीं लगाना ज्यादा, आपको समझ में आ रहा होगा। जो चीज दो है, या पैंट को ऐसे पहन सकते हो कि उसका एक वाला हटा दो और सिर्फ एक पहन लो, या पजामा को ऐसे पहन सकते हो कि एक वाला हटा दो और एक पहन लो। जीन्स को ऐसे पहन सकते हैं, स्नीकर्स को ऐसे पहन सकते हैं कि एक पहन लो एक ना पहनो। चश्मे को ऐसे पहन सकते हैं कि एक पहन लो एक ना पहनो। ग्लव्स को ऐसे पहन सकते हैं, नहीं। तो इसीलिए ये वर्ड्स कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं हो सकते। तो दीज वर्ड्स कैन नॉट बी इन देयर सिंगुलर फॉर्म, ये वर्ड्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। अब कुछ और चीजें ध्यान से देखना। अब यहां वाले जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, बिलोंगिंग्स, अर्निंग्स, सराउंडिंग्स, थैंक्स, स्वीट, इनका सिंगुलर जब करते हैं ना तो वो नाउन नहीं रहता, उसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है, इसका मतलब वो सिंगुलर नहीं होता। अगर मैंने स्वीट लिखा तो वो नाउन ही नहीं रहा, वो एडजेक्टिव बन गया। अगर मैंने थैंक लिखा तो वो नाउन ही नहीं रहा, वो वर्ब बन गया। अगर मैंने सराउंडिंग लिखा तो वो नाउन नहीं रहा, वो प्रेपोजिशन बन गया। अगर मैंने बिलोंगिंग लिखा, वो नाउन नहीं रहा, वो वर्ब बन गया। अगर मैंने अर्निंग लिखा, वो नाउन नहीं रखा, वो वर्ब बन गया। तो ये वर्ड्स नाउन में सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही हो सकते हैं, ये वर्ड्स सिंगुलर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल गुड्स का मीनिंग क्या होता है, सामान। अगर मैंने इसका सिंगुलर बनाने की कोशिश करी, गुड लिखने की कोशिश करी, तो ये क्या बन गया, तो ये आपका एडजेक्टिव बन गया। ये बात समझ में आ रही है सभी को? सो दीज नाउन्स विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी प्लूरल। तो अगर कहीं एक आपको सेंटेंस दिया गया और सेंटेंस में क्या लिखा, आई हैव अ जीन्स, यार मेरे पास एक जीन्स है, उसको बोलना बेटा इंग्लिश ठीक करो अपनी, तेरे पास एक जीन्स नहीं है, तेरे पास एक जीन्स का पेयर है। तो आई हैव अ पेयर ऑफ जीन्स बोलो, जीन्स मत बोलो। आई हैव अ स्पेक्टिकल्स उसने बोला, गलत है। आई हैव अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, आई हैव अ पेयर ऑफ सॉक्स, आई हैव अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, आई हैव अ पेयर ऑफ पैंट्स। क्या ये बात समझ में आई सभी को? एवरीवन। सराउंडिंग प्रपोजिशन क्योंकि बता रहा है उसके चारों ओर। क्लियर? चलो अब आते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन्स पे। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। तो अब अगली कैटेगरी क्या होगी नाउन एंड नंबर में, उन नाउन्स की जो आपके सिंगुलर भी हैं और जो आपके प्लूरल भी होते हैं। मतलब एक ही शब्द होता है, उसको सिंगुलर की तरह भी यूज कर सकते हो, उसको प्लूरल की तरह भी यूज कर सकते हो। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? एक है मीन्स, मीन्स तरीका। शीप, डियर, इनिंग्स, फिश, सीरीज, स्पीशीज, हेडक्वार्टर्स। So all these words are singular also and all of them are plural also. तो आप इस शब्द को सिंगुलर की तरह भी यूज कर सकते हो, प्लूरल की तरह भी यूज कर सकते हो। डियर का डियर्स नहीं होता, फिश का फिशेस नहीं होता, शीप का शीप्स नहीं होता। शीप सिंगुलर भी है, शीप प्लूरल भी है। इनिंग्स सिंगुलर भी है, इनिंग्स प्लूरल भी है। फिश सिंगुलर भी है, फिश प्लूरल भी है। तो ये वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के दोनों होते हैं, कोई परेशानी? पैंट वर्ड बेटा गलत होता है, पैंट्स ही होता है। कोई परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की? यहां तक समझ आया नाउन एंड नंबर सभी को?
अभी क्वेश्चंस करेंगे ना जब और क्लियर हो जाएगा, जो हम अगली क्लास में करेंगे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस। ज्यूरी बेटा कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर प्लूरल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे नाउन्स के, एंड दैट इज नाउन्स एंड सुपरफ्लुअसनेस। सबसे पहले तो सुपरफ्लुअसनेस क्या होती है? वॉट डू यू मीन बाय सुपरफ्लुअसनेस? सुपरफ्लुअसनेस होती है एक्स्ट्रा, कोई चीज जो एक्स्ट्रा है, जिसकी जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ईजी सा एग्जाम्पल है सुपरफ्लुअसनेस का, मुझे यार गीला पानी पिला दो। आप बोलोगे क्या हो गया निमिषा मैम, सुबह सुबह पानी तो गीला ही होता है, ये सबको पता है, तो यहाँ पे वेट क्यों लिख रहे हो? तो वेट क्या हो गया? वेट एक्स्ट्रा हो गया। तो वेट इज व्हाट? वेट इज सुपरफ्लुअस। तो बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से भी आते हैं, एंड द टॉपिक इज सुपरफ्लुअसनेस, मींस वो वर्ड जो कि रिक्वायर्ड नहीं है और गलत है। फॉर एग्जाम्पल, फाइनल डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन, एक फाइनल डेस्टिनेशन, किसी एक डायरेक्टर को ग्रामर उसने गलत यूज कर दी और उसने मूवी बना दी फाइनल डेस्टिनेशन, जबकि उसको पता नहीं था कि डेस्टिनेशन का मीनिंग ही फाइनल होता है, फाइनल स्टेशन को ही डेस्टिनेशन बोलते हैं। सिमिलरली कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर बहुत लोग लिखते हैं, जबकि कजिन का मतलब ही होता है रिश्ते में जो भाई या बहन है, तो कजिन के आगे ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाते हैं। बहुत सारे लोग लिख देते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे लिखा होता है लेटेस्ट अपडेट या रीसेंट अपडेट, जबकि अपडेट का मतलब ही होता है कि अभी लेटेस्ट जो उसमें चेंज आया है, तो लेटेस्ट नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कमिंग फ्यूचर लिख देते हैं, जबकि फ्यूचर का मतलब ही होता है जो आने वाला है। बहुत सारे लोग ओल्ड हिस्ट्री लिख देते हैं, पास्ट हिस्ट्री लिख देते हैं, जबकि हिस्ट्री का मतलब ही होता है जो पास्ट की है। बहुत सारे लोग ओल्ड या प्रीवियस रिकॉर्ड लिख देते हैं, जबकि रिकॉर्ड का मतलब ही होता है जो किसी ने ऑलरेडी बना दिया है। बहुत सारे लोग स्वीट हनी लिख देते हैं, जबकि हनी का मतलब ही होता है कोई चीज जो कैसी है, कोई चीज जो स्वीट है। बहुत सारे लोग रफ अप्रोक्सीमेशन लिख देते हैं, या रफ एस्टिमेट लिख देते हैं, या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट लिख देते हैं। एस्टिमेट का मतलब ही होता है जो एक्यूरेट नहीं है, जो क्या है, रफ है। तो बेसिकली मकसद क्या है? मकसद यही है कि बहुत सारे वर्ड्स क्या होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स अपने अंदर एक मीनिंग को रखते हैं, और तो अगर वो वर्ड्स अपने अंदर एक मीनिंग को रखते हैं तो हमें उनके साथ कोई भी एडजेक्टिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। एडजेक्टिव इज नॉट रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर सभी को? अच्छा, ये तो ना नाउन्स का सुपरफ्लुअसनेस था, कुछ कुछ वर्ब्स में भी सुपरफ्लुअसनेस होता है जो हम यहीं पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिपीट अगेन। रिपीट एक वर्ब है, तो कहीं भी अगर री लगा हुआ है, रिवाइव का मतलब भी किसी चीज के अंदर जान डालना, रेजुवनेट का मतलब भी किसी चीज के अंदर किसी चीज को एनर्जी दे देना, रिसस्किटेट का मतलब भी होता है किसी चीज के अंदर जान डाल देना, फिर रिटर्न वापस आना, रिवाइज दोबारा से दोहराना। तो इन सभी शब्दों के बाद क्या नहीं आता है? इन सारे वर्ड्स के बाद अगेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वी डू नॉट यूज अगेन विद दीज। और रिटर्न के बाद क्या नहीं यूज करते? रिटर्न के बाद बैक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वी डू नॉट यूज बैक विद द वर्ड रिटर्न। कोई परेशानी? हाँ, बहुत सारे लोग बिग ब्लंडर कर देते हैं, राइट। ब्लंडर अपने आप में ही मिस्टेक होती है, तो बिग ब्लंडर जैसा कुछ भी नहीं होता है। ब्लंडर इज ऑटोमेटिकली अ मिस्टेक, बिग मिस्टेक को ही ब्लंडर कहते हैं। तो सिर्फ क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ ब्लंडर आएगा। फाइनल कंक्लूजन, राइट। कंक्लूजन का मतलब ही क्या होता है? जो फाइनल है। तो क्या नहीं आएगा? फाइनल इसके साथ नहीं आएगा। कोई परेशानी किसी को? किसी थोड़ी सी भी परेशानी हो तो प्लीज पूछते हुए चलेगा। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, राइट। ब्रीज नहीं, स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं, माइल्ड ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है हल्की चलने वाली हवा, तो ब्रीज अपने आप में ही हल्की होती है, तो माइल्ड नहीं लगाते। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग विंड,
विंड का मतलब ही होता है तेज चलने वाली हवा, तो विंड के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं लगाते। यस। चलो, अब कुछ कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और है सुपरफ्लुअसनेस के। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों को ऐसे आदत होती है लिखने की इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर का मतलब ये नहीं होता है बेटा, नियर फ्यूचर सही है, फ्यूचर दूर भी हो सकता है, फ्यूचर पास भी हो सकता है, तो नियर फ्यूचर इज करेक्ट, नियर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश टीचर का मतलब होता है टीचर फ्रॉम इंग्लैंड। जो टीचर इंग्लैंड से है उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश टीचर। तो इंग्लिश टीचर गलत नहीं होता, इंग्लिश टीचर का मतलब कुछ और हो जाता है। इंग्लिश टीचर का मतलब क्या हो जाता है? टीचर फ्रॉम इंग्लैंड। अगर आपको बोलना है कि मैं इंग्लिश पढ़ाने वाली वो टीचर है, तो आप क्या बोलोगे? टीचर ऑफ इंग्लिश। वो टीचर किसकी है? वो टीचर इंग्लिश की है। सिमिलरली, जैसे गोल्ड रिंग का मतलब क्या होता है? रिंग जो है गोल्ड की बनी हुई है। तो ऐसे ही अगर किसी ने लिखा मैथ्स टीचर, तो मैथ्स टीचर का मतलब क्या हो गया? वो टीचर मैथ्स का बना हुआ है, गड़बड़ है। तो मैथ्स टीचर नहीं होता कुछ भी, रीजनिंग टीचर कुछ भी नहीं होता, टीचर ऑफ मैथ्स, टीचर ऑफ रीजनिंग, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। ऐसी एक और वर्ड होता है फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर भी गलत होता है, वो मेंबर जो फैमिली का बना हुआ है क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ फैमिली। मेंबर ऑफ क्या होता है? मेंबर ऑफ फैमिली। क्लियर सभी को ये चीज? फिर एक और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है, बहुत सारे लोगों को ऐसे आदत होती है पूछने की, व्हाट्स योर गुड नेम। बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं तुम्हारा अच्छा नाम क्या है। नहीं, गोल्ड रिंग सही है बेटा, गोल्ड रिंग गलत नहीं। व्हाट्स योर गुड नेम, ये दोनों सही है, जिसमें मैं क्रॉस नहीं लगा रही वो सही है। तो भाई नेम अच्छा बुरा थोड़ी ना होता है, तो नेम के साथ गुड भी गलत है। आपसे वैसे पूछो व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर गुड नेम क्या हो रहा है, तुम्हारा अच्छा वाला नाम कौन सा है, इसका मतलब तुम्हारा कोई बुरा वाला नाम भी है क्या? तो ये सारे के सारे एरर्स हैं जो एग्जामिनेशन में आते हैं आपके बैक टू बैक। कोई परेशानी यहां तक किसी को? अच्छा, अब नाउन का एक और इम्पॉर्टेंट कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और हैं नाउन के, उनको और हम पढ़ लेते हैं। तो नाउन का एक और अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमको पढ़ना है, दैट इज, इस बात को स्टार मार्क करके लिखिएगा, कि जब भी दो सेम नाउन्स एक प्रेपोजिशन से कनेक्टेड होते हैं, सो वेन एवर टू सेम नाउन्स आर कनेक्टेड बाय अ प्रेपोजिशन, तो ये जो नाउन्स होते हैं ये कैसे फॉर्म में आते हैं? ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। कभी भी आप इन नाउन को इनके प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अगर बुक आफ्टर बुक लिखा हुआ है तो बुक आफ्टर्स बुक नहीं हो, सॉरी बुक्स आफ्टर बुक्स नहीं हो सकता, बुक आफ्टर बुक ही होगा। पेज बाय पेज लिखा हुआ है तो पेजेस बाय पेजेस नहीं हो सकता, पेज बाय पेज होगा। एक पेज उसके बाद दूसरा पेज उसके बाद तीसरा पेज। तो हमेशा जब भी दो सेम नाउन्स, दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों के दोनों एक प्रेपोजिशन से कनेक्टेड हैं, तो ये नाउन्स कैसे फॉर्म में आएंगे? ये नाउन्स हमेशा और हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में ही आएंगे, कभी भी आप इनको प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। समझ आए इतने कॉन्सेप्ट्स? मैथ्स टीचर, मैथ्स का टीचर, बेटा हक थोड़ी ना है मैथ का टीचर के ऊपर, तो मैथ्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस तो लगा ही नहीं सकते। अपोस्ट्रोफी एस तब लगता है जब कोई हक होता है किसी का। चलो, आई होप सभी को कॉन्सेप्ट सारे समझ में आए। ओवरडोज हो गया कॉन्सेप्ट का। अब मैं क्या चाहती हूँ, अगले सैटरडे से पहले सभी लोग नाउन्स चैप्टर क्लास 1 और क्लास 2 को अच्छे से रिवाइज करके आओगे, जिससे कि जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस आपको सारे के सारे बहुत अच्छे से समझ में आए। तो अगली क्लास में हम नाउन्स के जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन सब का एक प्रैक्टिस सेशन होगा, एरर डिटेक्शन का सेशन होगा, और जिसमें हम सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, एरर्स को आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंसेस में से। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन को। मुझे मेल पे ज़रूर बताना आपको सेशन कैसा लग रहा है। अपनी प्रोग्रेस भी बताते हुए चलो मुझे मेल पे, कितने कितने चैप्टर्स आपने ग्रामर ग्रंथ के कर लिए हैं
और क्या आप सभी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं ग्रामर ग्रंथ के जितने भी टॉपिक्स हुए हैं अभी तक उन सभी को लेके। तो मुझे मेल पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक की वजह से ही आज परफेक्शन बैच, ग्रामर ग्रंथ बैच इस लेवल पे पहुंच पाए। सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड